नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096906606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एस के त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं जहां पर भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है उनके लिए ये सीरीज आपके संदर्भ में बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसका पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके लिए आप लोग हमारा जो इंस्टाग्राम का चैनल है, जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, उसको जरूर फॉलो कर ले। तो आइए देखेंगे हम कौन से टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो है इसको देखने जा रहे हैं। दरअसल रशिया जो है एनर्जी का जो है आपको क्या करती है, सप्लाई करती है, क्योंकि रशिया जो है वर्ल्ड में सबसे बड़े जो आपका गैस है उसके उत्पादक देशों में से एक है ना, अव्वल देशों में से। ठीक है, तो जो यूरोप वगैरह है, यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज हैं, आपकी यूरोपीय देश हैं, तो उनकी जो ऊर्जा की आपूर्ति है वो रशिया के द्वारा की जाती। पहले से भी नॉर्ड स्ट्रीम 1 चल रही थी, ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि कोविड-19 के कारण जो है क्रंच हुआ वहां पर। ठीक है, और बहुत ज्यादा रेट बढ़ गया एनर्जी की। अगर एनर्जी का रेट बढ़ जाता है तो पूरी इकोनॉमी में उसका इंपैक्ट पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ का डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ गया तो आपके जितने भी आइटम्स है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो उसी के कारण हो रहा है ना सामान, तो उसका रेट जो है बढ़ जाएगा, है ना। तो उस चीज से बचने के लिए जो है इस तरीके के प्रावधानों को अपनाया जा रहा है ना। तो इसको देखेंगे हम लोग और उसमें देखेंगे किस तरीके से यूएस और ये जो ट्रायंगल बन रहा है यूएस, ईयू और रशिया का, तो यूएस में जो नई सरकार बनी है बिडेन की, तो वो वहां पर अपोज नहीं कर रही है। तो ये माना जा रहा है कि यूरोप में वापस से जो है रशिया का जो है प्रभुत्व स्थापित हो रहा है। ठीक है ना, तो ये देखेंगे हम लोग, जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। दूसरा हंगर है, दरअसल ये हंगर से रिलेटेड है। ठीक है ना, एक्यूट हंगर भी है इसमें, आप स्टंटिंग भी देखते हैं, वेस्टिंग भी पढ़ते होंगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखते होंगे, उसके आयामों के बारे में आप लोगों को पता होगा। तो ये आपका भूख और गरीबी वगैरह से रिलेटेड है। पेपर 2 पेपर 3 दोनों में ओवरलैप हो सकता है ये। तीसरा जो है आपका समर्थ है, सस्टेनेबल एग्रेरियन मिशन ऑन यूज ऑफ एग्रो रेसिड्यू इन थर्मल पावर प्लांट, थर्ड पेपर में रख सकते हैं। देखिए, जो पराली जलाने की जो समस्या अगर आप मैप में देखेंगे तो नॉर्थ वेस्टर्न जो आपकी कंट्रीज है ना, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया आपका, है ना, तो ये लगा हुआ जो एरिया पराली वगैरह जलाते, तो आप लोगों को पता होगा कि वहां पर प्रदूषण की समस्या होती है। तो ये कंपलसरी किया गया है अब कि थर्मल पावर जो प्लांट्स है वो 5 से 10% जो एनर्जी का उत्पादन करेंगे उसमें 5 से 10% यूज करेंगे इसका बायोमास का, और उस बायोमास में एग्री रेसिड्यू के रूप में जो है स्टबल वगैरह को भी जो वहां पर यूज किया जाएगा, तो उससे फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी, है ना। तो विन विन सिचुएशन इसको देखेंगे हम। इसके बाद एनडीआरएफ की बात करेंगे, है ना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 में लाया गया था, क्योंकि लगातार 99 में भी उड़ीसा में आपदा आती है, फिर सुनामी भी आता है, आपका गुजरात में जो भूकंप भी आता है, तो इस तरीके की कई समस्याएं आती, तो ये हमारी आवश्यकता हो जाती है, नितांत आवश्यक हो जाता है कि हम जो है एक सुनियोजित करके एक प्लान्ड मैनर में वहां पर रिस्पॉन्ड करें। तो इनैक्ट किया गया वहां पर ये एक्ट, और इसी के अंतर्गत फिर ये फोर्स बनाई गई जो एक अनुक्रिया बल है, एनडीआरएफ जिसको आप बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको देखेंगे हम लोग, थर्ड पेपर में रख सकते हैं। पोस्ट पेमेंट बैंक आपका इकोनॉमी वाले सेक्टर से रिलेटेड है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से वित्तीय समावेशन से। ठीक है ना, एक कमेटी बनी थी, आप लोगों को याद होगी, दीपक मोहंती कमेटी। मैं बोलता हूं कमेटीज की रिकमेंडेशन हमेशा याद रखिए, वो हमेशा जब भी सरकार कोई निर्णय लेती, कोई योजना लाती है, तो वो किसी कमेटी की रिकमेंडेशन जो दी गई होती है उसी के किसी एस्पेक्ट को जो है इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो दीपक मोहंती कमेटी देखेंगे हम लोग। यहां पर पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में चर्चा है, तो पेमेंट बैंक भी देखेंगे कि होता क्या है, क्यों लाया गया है इसको, है ना, किस तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन में ये काम करेगा, ये देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले नॉर्ड स्ट्रीम 2 है, तो भैया जर्मनी जो है कंसीडर कर रहा है हॉल्ट करने के लिए नॉर्ड स्ट्रीम 2 को। ठीक है, अब जो है
नॉर्ड स्ट्रीम जो 2 है वो है क्या? तो एक गैस पाइपलाइन है, सीधी बात है, गैस पाइपलाइन है ये आपका, रशिया और जर्मनी के बीच में ये आपका ऑपरेटेड रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है यूरोपियन कंट्रीज की, तो उनकी जो तेल की कीमतों में जब फ्लक्चुएशन हो जाता है, उतार चढ़ाव होता है, तो उस पर निर्भरता को कम करने के लिए, क्योंकि जब हम किसी एक ही चीज में निर्भर रहते हैं तो अगर वो चीज की आपूर्ति नहीं हो रही है और वह महंगी भी है तो हम डिपेंडेंट है, हमको लेना ही पड़ेगा। तो एक वैकल्पिक जो है वहां पर क्या देख रहे हैं, आयाम देख रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो उसकी जो तेल के अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल प्राइसेस है उसमें जो फ्लक्चुएशन होता है उससे बचने के लिए जो है इस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर जो है आपको मैप में बताया जा रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए सब नार्डिक कंट्रीज है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है आपका, है ना। जो भी मानव विकास से रिलेटेड जो भी इंडेक्स होते हैं इनमें ये हमेशा टॉप ही करते हैं, है ना। एस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है, बाल्टिक कंट्रीज वगैरह के आप लोगों ने नाम सुना होगा, बाल्कनाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, उसी से रिलेटेड है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है ना। ये जो प्लेसेस वगैरह है आप लोग एक बार देख लीजिएगा। सेंट पीटर्सबर्ग ये आपका रशिया वाला एरिया हो गया, है ना। तो ये यहां से यहां तक जो है वो जाएगी गैस पाइपलाइन। एक बार मैप डेली देखना है हमको, डेली देखना है हमको मैप, है ना। और याद नहीं करना, उसको रचा बसा लेना है अपने मस्तिष्क में। एक दो क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में वैसे ही ठीक हो जाएंगे। अब देखिए बैकग्राउंड बता रहे हैं, सीधी बात है 2008 में जो है इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, लेमन ब्रदर्स वाला, है ना। लेवरेज जो है बहुत ज्यादा कर देते हैं वहां पे लोग और सिक्योरिटी रखते नहीं है बैंक वाले, तो एकदम से जो है वहां पर क्राइसिस आता है, तो उसका डोमिनो इफेक्ट जो है पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। तो जब वो क्राइसिस होता है तो वहां पर क्या होता है, उसके बाद जो यूरोपियन यूनियन है वो कभी जो है हाई इकोनॉमिक ग्रोथ को अटेन नहीं कर पाया। उसके पीछे जो एक इंपॉर्टेंट रीजन बताया जा रहा है कि जो आपका नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें कमी आई, जिसके अंतर्गत गैस भी शामिल है। और उसका कारण क्या है कि प्राइसेस जो थे गैस के बहुत ज्यादा हाई हो गए थे। इस ईयर आप देखेंगे तो रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड हाई जो है इन वर्षों में जो देखा गया है ना, गैस के प्राइसेस में। ऐसा समझिए कि बताया जा रहा है कंपैरिजन करके कि $1000 देना पड़ रहा था 1000 क्यूबिक मीटर को। अब जब इतना महंगा हो जाएगा आपका जो भी एनर्जी है या फ्यूल है, तो पूरी की पूरी इकोनॉमिक जो है आपकी, जो भी आपकी अर्थव्यवस्था है उसमें ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो उससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और उससे जो रिसोर्सेज के प्राइस है वो भी हाई हो जाएंगे। तो जो पूरी की पूरी आपकी सप्लाई चेन है उस पे जो है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, और यही इंपैक्ट देखा गया यूरोपियन इंडस्ट्री में। तो इसी का एक जो है अल्टरनेटिव देखने के लिए जो है रशिया के साथ इन्होंने क्या किया है, एग्रीमेंट किया है, और ये पाइपलाइन के थ्रू जो है वहां से एनर्जी को अटेन करेंगे, है ना, प्राप्त करेंगे वहां से, है ना, गैस को गैस पाइपलाइन के थ्रू, क्योंकि रशिया जो है वर्ल्ड में गैस प्रोडक्शन में टॉप पे आता है, ठीक है। अब तो समझ लीजिए कि KKTTU जो है उसके हाथ से चला गया, नहीं तो पहले उसी के अंतर्गत आता था कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, है ना। तो अब ये भी होता तो बहुत मतलब एक तरफा ही उसके पास जो है डोमिनेंस हो जाता पूरे वर्ल्ड में। अभी भी बहुत ज्यादा है उसके पास, है ना, गैस वगैरह के संदर्भ में बहुत ज्यादा वो है, उसके पास संसाधन है, ठीक है ना, रशिया के पास, ठीक। अब यहाँ पर नॉर्ड स्ट्रीम 2 के बारे में बिल्कुल फैक्चुअल चीजें हैं, है ना। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो है ऑलरेडी जो है प्रैक्टिस में है ना, वो पहले ही वहां पर ट्रांसफर की जा रही है। बहुत सारी गैस का आदान प्रदान किया जा रहा है रशिया से यूरोपियन नेशन में, है ना। अब ये जो नॉर्ड जो आपका स्ट्रीम 2 है वो कहां से कहां तक होगा, तो जो आपका उस्तुल्गा है ना, आप प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा इसका, है ना, उस्तुल्गा लिखा हुआ है, और जर्मनी जो है, जर्मनी का जो ग्रिफ्सवॉल्ड है आपका, ठीक है ना, उसके बीच में ये रन करेगा, है ना। और ये किससे होकर जाएगा, बाल्टिक सी से। अब ये एरिया हमको मैप में देखना ही देखना है ना। मोबाइल पे देख लीजिए, दिन भर मोबाइल हाथ में रहता है तो एक बार देख लिया हमने, है ना, जूम करके देख लिया बाल्टिक सी के आसपास कौन सी कंट्रीज है, इससे कौन सा लग रहा है, सी ऑफ एज़ोव कहां पर है ना। और इसके बाद हम देख लिए मेडिटेरेनियन से कौन कौन लग रहा है, कौन नहीं लगा, टर्की कहां पर है ना, और सारी की सारी कैस्पियन सी से कौन सा लग रहा है। तो मेन जो है रेड सी के आसपास के जो क्षेत्र है हमको देख लेना, वेस्ट एशिया देख लेना, ये सब इंपॉर्टेंट जोन है अपना, है ना। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये पाइपलाइन 1200 किलोमीटर लंबी है और इसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था 2015 में। अब इसके बाद बताया जा रहा है कि सीधी बात है क्यों आवश्यकता है, तो अल्टरनेटिव्स के कारण, है ना, सीधी बात है। अब अल्टरनेटिव्स है, वाइबल अल्टरनेटिव्स की जो है आपका अभाव है। देखिए सीधी बात है कि वहां पर अल्टरनेटिव्स का अभाव है, इसीलिए तो अल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है वहां पर, सीधी बात है। दूसरी चीज ये आपका एक तरीके से ग्रीन एनर्जी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि लेस पॉल्यूटिंग है। ग्रीन का मतलब बिल्कुल हरित नहीं हो गया, लेकिन कंपैरेटिव आप देखेंगे तो कहीं पर जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम होगा, ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज से सीधा सीधा आपका रिलेटेड है,
ठीक है, और ये ट्रांसफर करने में, ट्रांसपोर्ट करने में और स्टोर करने में भी जो है आपका वाइबल होती है, इजी होती है। इसके बाद जैसे ये जो क्षेत्र है आपका, आप देखेंगे है ना, आप अगर ग्लोब में देखेंगे तो ये आपका एरिया कौन सा है, टेम्परेट लैटिट्यूड वाला, काफी ठंडा है। क्यों ठंडा है, क्योंकि सूरज की किरणें जो सीधी पड़ती हैं जहां पर प्रकाश की किरणें, वहां पर गर्म रहता है। इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। ट्रॉपिकल के ऊपर टेम्परेट आपका रीजन है, तो यहां पर आपकी कैसी टेढ़ी जो है वो प्रकाश की किरणें जाती हैं, है ना, तो ये आपका ठंडा प्रदेश होता है आपका, ठीक, ठंडा प्रदेश होता है। तो ये ठंडा प्रदेश है, तो ये जो है यहां पर जो है इसके लिए फेवरेबल कंडीशन को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इससे एम्पल रेवेन्यू भी जो है वो प्रोवाइड किया जाता है इसके थ्रू, और किसके लिए, गैस ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि कोविड-19 क्राइसिस के कारण जो है इकोनॉमिक रिसेशन आ गया यहां पर, ठीक है, मतलब पूरे के पूरे यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में ही वैश्विक संदर्भ में आप देखेंगे तो एक तरीके से जो है ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है। भारत में भी बोल रहे हैं कि भाई आर्थिक विकास हो रहा है, लेकिन बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, तो ये अपने आप में एम्बिगिटी है। इस तरीके के विकास का कोई जो है यथार्थ में कोई मायने नहीं है। अगर हमारे यहाँ आज भी जो है अगर 30 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं रोज, है ना, तो ये बहुत बड़ी जो है विडंबना की बात है हमारे लिए, है ना। ये डेटा आएगा अभी आगे। तो यहां पर बताया जा रहा है यूरोप में रिसेशन आ गया, और उसके बाद जो है यूरोपियन नेशंस ने अपनी एनर्जी के रिक्वायरमेंट्स के लिए जो है अल्टरनेटिव्स जो है देखना स्टार्ट किया साथ मिलके, ठीक है। अब यहां पर कंट्रोवर्सी क्या है, तो सीधी बात है, अब देखिए, अगर जहां पर यूएस है और आपका रशिया है ना, तो दोनों के बीच में पहले से ही प्रॉब्लम है। जब आपका शीतकाल का दौर चल रहा था, उसके बाद रशिया जो यूएसएसआर का जो है डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, विघटन हो जाता है, तो उसके बाद कैपिटलिस्ट अप्रोच वाला जो यूएस है वो डोमिनेट कर जाता है पूरे वर्ल्ड में, है ना। तो ये प्रॉब्लम पहले थी। अब ईयू के संबंध इससे अच्छे हैं, लेकिन अब जो सरकार है किसकी, बिडेन की, तो वो वहां पर उस तरीके का रवैया नहीं अपना रहे हैं, है ना। वो कोई भी वहां पर आदान प्रदान हो रहा है, वहां पर गैस पाइपलाइन के थ्रू एनर्जी का, गैस का, लेकिन किसी भी तरीके के सैंक्शंस नहीं लगाए गए हैं यूएसए के द्वारा रशिया पर। तो ये देखा जा रहा है कि अब यूरोप में जो है रशिया का, मतलब वेस्ट में रशिया का डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है। नॉर्मल सी चीज है। यहां पर जो है ऐसी पहले संभावना थी, संदेह था, यूरोपियन यूनियन को भी रहा होगा, यूरोपियन यूनियन के जो आपके कंट्रीज हैं, कहीं यूएसए को इससे कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो टॉलरेट न कर पाए इस तरीके के रशिया के इंटरफेरेंस को, किसमें, यूरोप की इकोनॉमी में, ठीक है। अब लेकिन यहां पर जो सरकार आई है वो वहां पर थोड़ा सा ऑपरेशन दिखा रही है, नॉर्मल सी चीज है। तो बोला जा रहा है कि रशिया का इंटरफेरेंस जो है वेस्टर्न यूरोप की पॉलिटिक्स में अब डीपर होता जा रहा है, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। अब यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि एक यहां पर यह पॉइंट दिया गया कि मान लीजिए कि डोमिनेंस रशिया का बढ़ गया एनर्जी सप्लायर के रूप में, कहां पर, यूरोपियन यूनियन में। क्यों, क्योंकि यूरोप की जो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका लगभग 40% जो नीड को फुलफिल करता है वो रशिया करता है, ठीक है। अब अगर ऐसा कभी कंडीशन बनी, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता और रशिया अगर मना कर दे वहां पर सप्लाई करने के लिए, तो ये देश जो है उन पर डिपेंडेंट है, किस पे, रशिया पे। ये जो देश है डिपेंडेंट है रूस पे, तो वो जो है क्या हो जाएगा, उनके वो जो है रिसेशन के अंतर्गत चले जाएंगे, वापस से समस्या में घिर सकते हैं, ये एक संभावना है। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि जो मेन आपका बोन ऑफ कंटेंशन है वो आपका यूक्रेन का मुद्दा है। अभी आप देख रहे होंगे ये बहुत ज्वलंत मुद्दा भी है रशिया और यूएसए के बीच में। तो यहां से पाइपलाइन जो जा रही है वो यूक्रेन से जा ही नहीं रही है, तो भैया रशिया किसी तरीके से लायबल नहीं है वहां पर कंपनसेट करने के लिए या रॉयल्टी देने के लिए यूक्रेन को। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है ये, ठीक है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम लोग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हंगर डेथ की बात कर रहे हैं हम लोग। अब समझिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर राज्यों से बोला कि भैया आप रिपोर्ट दो पहले तो, किस पर, माल न्यूट्रिशन के स्टेटस पे, और उसके कारण जो एक्यूट हंगर के कारण जो हंगर से डेथ हो रही है उसके बारे में रिपोर्ट दो आप 2 वीक के अंतर्गत, और बताओ जो सजेशंस दिए गए हैं कि भैया कम्युनिटी किचन स्कीम वगैरह का किस तरीके से जो है इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन किया जा सकता है। अब देखिए, मैं बोलता हूं हमेशा कि जो इंपॉर्टेंट आपकी रिपोर्ट्स आती हैं उसी में डायमेंशन होते हैं सारे। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, 2006 से ये इंट्रोड्यूस हुआ है ना, IFPRI का नाम सुना होगा, बताइए जरा इसको जारी कौन करता है कमेंट बॉक्स में। अब इसमें 4 डायमेंशन होते हैं। पहला होता है अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन, अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन, कुपोषित जनसंख्या। दूसरा होता है चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड स्टंटिंग मतलब जो आपकी एज है उसके रिस्पेक्ट में अगर आपकी लंबाई, हाइट कम होती है बच्चों की, 5 वर्ष तक के बच्चों की गणना यहां पर की जाती है, तो ये बौनापन बोला जाता है इसको, और इसको भी बोला जाता है कि ये क्रॉनिक हंगर का रीजन है। तीसरा जो आयाम है इसका डायमेंशन है चाइल्ड वेस्टिंग है, जो एक्यूट हंगर की प्रॉब्लम को जनरेट करता
करता है, इसमें हाइट की तुलना में वेट कम होता है। कंपैरिजन में, अगर हाइट के कंपैरिजन में देखें तो बच्चे का वेट कम होता है। बच्चा कहां तक, किस उम्र तक का, 5 वर्ष तक का। उसके बाद जो चौथा डायमेंशन यहां पर देखते हैं हम, चाइल्ड मॉर्टेलिटी देखते हैं। इसमें जो है 5 वर्ष तक के बच्चों के संदर्भ में बाल मृत्यु दर को देखा जाता है। इसके अनुसार फिर जीएचआई जो है आपका वो क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। ठीक है, और एमडीजी जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, उसमें जो टारगेट किया गया था हंगर के लिए, उसमें जो टारगेट था उसका आधा ही जो है हम लोग प्राप्त कर पाए हैं। ठीक है ना, तो ये नॉर्मल सी चीज है, इसको देख जाइएगा आप लोग। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर जो है हम डिस्कस करेंगे। मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताया जा रहा है कि 30 करोड़ इंडियंस जो है वो गो टू स्लीप हंग्री। मतलब कितनी बड़ी विडंबना है ना। ठीक है, अब इसके बाद हम हंगर क्या है देखेंगे, भूख क्या है ना। तो देखिए इसमें 3 चीजें अब वही आएंगी, वो मैंने आपको बता दिया वो डायमेंशन। देखिए 3 चीजें वही लिखी है, अंडर नरिशमेंट, माल न्यूट्रिशन और वेस्टिंग। तीनों चीजें आ गई, मैंने आपको डिफाइन कर दिया। अब यहां पर बताया जा रहा है कि जो आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसके अंतर्गत अंडर नरिशमेंट किसको बोला जाता है। मान लीजिए आज भी आप देखिए हमारी जो फूड हैबिट्स हैं, हमारी आय बढ़ भी जाती है, लेकिन अब दाल चावल रोटी सब्जी हमने खा लिया। समझिएगा, इसको रैशनल लीजिएगा हमारे डिस्कशंस को, है ना। कोई पर्सनल लेके मत जाइएगा किसी चीज को। ठीक है, यहां पर बिल्कुल आप लोग सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, उसी तरीके से यहां पर हम संवाद करते हैं। ये जो हमारी सेशन होता है वो संवाद वाला है ना। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग कमेंट भी किया करिए, उससे क्या है संवाद ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो आप लोगों की रिक्वायरमेंट समझ में आएगी, है ना। उस तरीके से जो है हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। तो अंडर नरिशमेंट का मतलब ये कि इनफ कैलोरी, मतलब आप ऐसा समझिए कि जो न्यूट्रिशन हमको चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता, है ना। जो मिनिमम आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स है वो भी फुलफिल नहीं होती। आप बताइए कि कितने लोग अपना बीएमआई चेक करके हमारे यहाँ खाना खाते हैं, जो जिनकी आय अच्छी है। जिनकी आय अच्छी नहीं है तो बेचारे वैसे भी संघर्ष कर रहे हैं कि भैया उनको जो है कुछ खाने के लिए मिल जाए। फिर उसमें वो प्रोटीन थोड़ी देखेंगे, न्यूट्रिशंस थोड़ी देखेंगे, है ना। अब ये क्या हो गया, कैलोरी की जहां पर बात करेंगे कि इनफ कैलोरी अगर प्राप्त नहीं कर रहा है वो, अब सिर्फ कैलोरी की बात है तो अंडर नरिशमेंट हो गया। अब जब इनएडिक्वेट प्रोटीन का इंटेक होगा तो उसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। ठीक है ना। ठीक, उसमें जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों आ जाते हैं। तो प्रोटीन है, एनर्जी की बात कर रहे हैं। और वेस्टिंग तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हाइट को देखा जाता है उसमें, है ना। वेट को देखा जाता है हाइट के कंपैरिजन में, वेस्टिंग की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर बताया ना मैंने अभी आपको कि लंबाई की तुलना में जो कम वजन होता है आपका चाइल्ड वेस्टिंग में, जो एक्यूट हंगर का कारण होता है और इसी से सबसे ज्यादा डेथ वगैरह होती है। अब हंगर के कारण क्या है, भारत में बहुत सारे कारण है। भूख, गरीबी, ये आपका जो आदमी गरीब होगा वो गरीबी के दुष्चक्र में ऐसे ही पड़ता है। आप देखिए करेक्ट कैसे किया जाता है। मान लीजिए कि कोई बच्चा पैदा हुआ, सर्कल वहीं से लेते हैं हम जहां से संतति का जन्म होता है। अब वो बच्चा पैदा हुआ, उनके माता पिता जो है गरीब हैं। अब वो गरीब है तो कैसी जगह पे रह रहे होंगे जहां पर सैनिटाइजेशन जो है उचित नहीं होगा। तो मान लीजिए जो भी उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फूड भी है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होगा। ठीक, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होगा। दूसरी चीज, वो गरीब है तो जो पर्याप्त न्यूट्रिशन की उनको आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने वाले भोजन को वो खरीद नहीं पाएंगे। तो बचपन से बच्चा कैसा हो गया, कुपोषित हो गया तो दिमागी रूप से भी वो कमजोर हो गया। अब आगे चल के क्या होगा, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो उसकी शिक्षा अच्छी नहीं हो पाएगी। अच्छी शिक्षा नहीं हो पाएगी तो असंगठित क्षेत्र में काम करेगा। असंगठित क्षेत्र में काम करेगा तो किसी तरीके की उसको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। तो मान लीजिए कोई रोग हो गया तो वो और भी जाएगा, साहूकारों के चक्कर में पड़ेगा और वापस से वो गरीबी के दुष्चक्र में पड़ जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज से भी आप जोड़ सकते हैं सारी चीजों को, ऐसे कनेक्ट करके आप आंसर को बहुत अच्छा बना सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर वही बताया जा रहा है कि एक तो गरीबी के कारण पहली चीज वो प्रोडक्ट को, जो फूड आइटम्स की बात कर रहे हैं, खरीद ही नहीं पाएंगे। ठीक, दूसरी चीज इनस्टेबिलिटी है जॉब में, है ना। जॉब में अभी आप देखिए हुआ क्या है कि लेबर की अधिकता हो गई कोविड-19 में, है ना। बहुत लोगों को रोजगार चाहिए, ठीक है। लेबर की अधिकता हो गई, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा हो गई। ये सबसे खतरनाक स्थिति है। अगर आपके पास 10 चीजें बेचने के लिए है, ठीक है, और खरीदने वाला एक ही आदमी है तो आपको अपने रेट से कम रेट में देना पड़ेगा कि नहीं। इन्फ्लेशन को भी ऐसे ही देखते हैं हम इकोनॉमिक्स में, बिल्कुल सेम फंडा है, डिमांड एंड सप्लाई, ये पूरा बेस है आपका इकोनॉमिक्स का। ठीक है, अब यहां पर वही बताया जा रहा है कि भारत में लेबर की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है और सप्लाई, मतलब डिमांड जो है वो कम हो गई है और सप्लाई जो है बहुत ज्यादा। ध्यान से समझिएगा, डिमांड क्या है वहां पर है नहीं, सप्लाई ज्यादा हो गई।
ठीक है, 10 लोग जॉब करना चाह रहे हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, 10 लोग जॉब करना चाह रहे हैं, लेकिन जो वैकेंसी है वो एक ही है। तो भैया वो अब जो रिक्रूट करने वाला होगा वो जिस मर्जी पे जिस रेट पे रखेगा, रखना पड़ेगा उसको। पहली चीज, अगर एक आदमी को रखेगा तो 9 लोग तो वैसे ही रह गए बेरोजगार, समझ रहे हैं। तो जो है आपकी सप्लाई बढ़ गई है, डिमांड कम है, इसलिए जो है यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट के 2 इश्यूज देखे जा रहे हैं। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, देखिएगा समझिएगा, मास्टर्स करने वाला व्यक्ति अगर पटवारी का फॉर्म भर रहा है, एसएससी का फॉर्म भर रहा है, तो उसको भी अंडर अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, बिल्कुल बेसिक चीज है। और एक आप सुनते होंगे डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, डायरेक्टली पूछा यूपीएससी ने, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मतलब जहां पर एक व्यक्ति का काम है वहां 5 लोग काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ फार्म वगैरह पे देखिए पूरा परिवार लगा हुआ है, 6 लोग, तो 6 लोग मिलके उतने जगह काम कर रहे हैं जहां 2 लोगों का काम है, तो बाकी जो 4 लोग हैं वो तो प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आ गए, डिस्गस्ट जिसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आ गए कि नहीं आ गए, है ना। तो प्रोडक्टिविटी क्या हो गई वहां पर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वहां पर 0 हो गई, जिसको हम बोलते हैं डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहां पर 2 तरीके के जो है इश्यूज उभर के आ रहे हैं, एक तो बेरोजगारी का और दूसरा अंडर अनएम्प्लॉयमेंट का। क्योंकि भैया जिसको जैसी अब जॉब चली गई, अब आप बहुत डिग्री लेके बैठे लेकिन आपकी जरूरत है, आपको अपना जीवन यापन करना है, तो आप फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी जाएंगे। दूसरा एक कारण, दूसरा हमारे यहाँ मास्टर्स करके हम एसएससी की तैयारी इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है सरकारी नौकरी, इसको पर्सनल वे में बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। इसके बाद बताया जा रहा है दूसरा कारण, यहां पर पूरा डेटा है, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पास नोट डाउन करके रख लीजिएगा, हर जगह काम देगा। FAO का जो आपका डेटा है ना, फूड एंड एग्रीकल्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन है, और WHO, उन्होंने बोला हमारे यहाँ एक तो फूड की शॉर्टेज है, फूड की शॉर्टेज बहुत कारण से हो गई, जैसे मानसून पे डिपेंडेंट है हमारा एग्रीकल्चर, ठीक है ना, उसके कारण। दूसरा चीज फूड वेस्ट, कुक्ड भी, पका हुआ भोजन भी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, लोगों को मिल नहीं रहा है, और हमारे यहाँ लोग जो है हम लोग खाना फेंक देते हैं। आप वेस्ट में देखेंगे तो जिनके यहाँ जो खाना बच जाता है, तो वहां पर कुछ जो है ग्रुप्स में लोग काम करते हैं और वो खाना कलेक्ट करते हैं और वो जो जरूरतमंद होते हैं उनको प्रदान किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है, अब एक तो फूड वेस्ट हो गया, कुक्ड, और एक होता है कि मान लीजिए किसान ने फसल उगा के उसको कोल्ड स्टोरेज नहीं है उसके पास, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी अपर्याप्त है, भला हमने मेगा फूड पार्क स्कीम 2008 में ले आए थे हम, सारी चीजें चल रही, लेकिन अभी भी जो है बताइए कोल्ड स्टोरेज है क्या, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है क्या, नहीं है ना। तो उसके कारण भी वहां पर फूड की शॉर्टेज, फूड का वेस्ट देखा जाता है। बताया जा रहा है कि FAO और WHO ने बताया कि इंडिया वेस्ट करता है अराउंड 25 to 30% दोनों मिलाके, रॉ और कुक्ड दोनों फूड आइटम्स को मिलाके। इसके बाद हमारे यहाँ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ये इससे रिलेटेड टॉपिक है, अब समझिएगा, हमको 10 नंबर में लिखना है तो हमको ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लिखना है, हमको यहां पर ही इसको इंक्लूड करके रखना है। तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण या तो पहुंच नहीं पाता फूड, है ना, जो फूड प्रोड्यूस किया जाता है वो पहुंच नहीं पाता है फाइनल मार्केट तक, ठीक। दूसरा चीज, अगर पहुंच भी गया तो वहां पर अगर पहुंचा तो बीच में हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, हमारे पास ऐसे वाहन नहीं है कि कोल्ड स्टोरेज में रख के ले जाए, फिर उतनी उनकी आय नहीं है कि उतना पैसा, उतना इनपुट लगा सके कृषक, क्योंकि वो लाभ का व्यवसाय नहीं रह गया है ना, ठीक है। तो जो भी फूड वहां पर पहुंचता भी है तो एप्रोप्रिएट क्वालिटी का नहीं होता वो, ठीक है, तो इससे भी फर्क पड़ता है। तीसरा, अनस्टेबल मार्केट, क्यों, क्योंकि प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है ना, और जब फ्लक्चुएशन होता है और जब ज्यादा प्राइस मार्केट में होता है चीजों का, तो जो आपके अंत्योदय लोग हैं या लास्ट माइल में जो बैठे हुए लोग हैं, पुअर पीपल है, वल्नरेबल ग्रुप्स के पीपल हैं, वो तो बेचारे असमर्थ हो जाएंगे फूड को खरीदने में। तो फिर अगर वो खरीद ही नहीं पाएंगे तो वो हंगर की तरफ क्या होंगे, अग्रसर होंगे, भूखमरी की तरफ, है ना, हंगर से उनकी डेथ हो सकती है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज का तो सीधा सीधा आपका सीधा इसका आपको देखने को मिलेगा मानसून पे, कि कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, तो कभी फ्लड आएगा, कभी ड्रॉट आएगा। एक ही समय में हमारे यहाँ एक तरफ जो है पानी नहीं गिरता और एक तरफ नॉर्थ ईस्ट में जो है बाढ़ आती रहती है, आप लोग देखते होंगे ये लाइव एग्जांपल, ठीक है। तो इसके कारण जो है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, और ये भी एक रीजन है कि हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसके बाद हमारे यहाँ सोशल जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है वो बहुत बड़ा इशू है ना, वॉर और कॉन्फ्लिक्ट जैसी समस्याओं को इन्होंने बताया, जिसमें इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को देखा जाता है। इसमें सबसे बड़ा विडंबना यह है कि कुछ लोग उसी समय जो है वो विशेष लोग हैं, एलीट क्लास के लोग हैं, है ना, तो उनके लिए जो है
इंडल्जेंस मतलब वहां पर जो है मान लीजिए कि उनके लिए जो अवेलेबिलिटी है वो लग्जरीज की है ना, चाहे वो फूड आइटम्स में हो या किसी चीज में। और दूसरा एक तबका हमारे यहाँ ऐसा होता है जिसको खाने के लिए खाना भी नहीं मिलता है, ये भी एक विरोधाभास हमारे यहाँ है। ठीक, अब इसमें यहां पर बताया जा रहा है कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी, सीधी बात है अवेयरनेस की भी कमी है हमारे यहाँ। हम जानते ही नहीं है कि हमको कितना प्रोटीन चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, कितना जो है कैल्शियम चाहिए, तो हम लेते ही नहीं। हमने तो खाना खा लिया, हम उसी में खुश हो गए, ज्यादा पैसा बढ़ गया तो हमने पिज्जा खा लिया, इसके कारण ओबेसिटी वगैरह की नई समस्या आ रही है ना। सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का मतलब ये नहीं है कि वो जो है वो माल न्यूट्रिशन के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर उसको प्रोटीन उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स उस हिसाब से नहीं मिल रहे, ओबेसिटी हो गया, मोटा भी कोई आदमी हो गया, वो भी तो आपका माल नरिशमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो है आपका यहां पर वही बताया जा रहा है कि जो आपका एफएओ है ना, और जो आपका इंटरनेशनल जो फूड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बोला है कि भारत में जो भी फूड ग्रो किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, जो वो भी आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है न्यूट्रिशन की, पोषण की, उसके साथ वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होता है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल नहीं है मतलब सममित नहीं है, असममित है। ठीक है ना, तो यहां पर बोला जा रहा है कि ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन की जगह गवर्नमेंट को जो है पुनर्वितरण पर ध्यान देना चाहिए। तीसरी चीज, सबसे लास्ट चीज यहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ, सीधा सा है कि जैसे जैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है तो रिसोर्सेज पे दबाव बढ़ रहा है, तो भैया कंपटीशन वहां पे बढ़ रहा है, तो लोगों को वहां पर उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। पर कैपिटा के हिसाब से देखेंगे, वो सीधा सा एक पॉइंट है। इसमें यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि एशियन डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, 21.9% जो इंडिया की पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है ना। तो ये डेटा पे जो है 2011 के डेटा पे बेस्ड है, और ये डेटा जो बेस्ड है, हमारे यहाँ एक कमेटी बनी थी जिसको हम बोलते हैं तेंदुलकर कमेटी। तो मतलब इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ 21.9 जो परसेंट पॉपुलेशन है वो तो भैया अक्षम है हाई ग्रेड के जो न्यूट्रिशनल फूड आइटम्स है उनको बाय करने में, है ना। तो इतनी जनता तो ऑलरेडी जो है हंगर के अंतर्गत ही आएगी, या तो अंडर जो है नरिश, जो आपका अंडर माल नरिशमेंट के अंतर्गत आएगी, स्टंटिंग, वेस्टिंग, सारी जो समस्याएं हैं उसके अंतर्गत आएगी, कुपोषण के अंतर्गत। अब यहां पर ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट है 2021 की, इसमें बताया गया है कि उसकी रिपोर्ट के अनुसार कि कोविड-19 के अंतर्गत 20 मिलियन लोग ऐसे हैं जो फूड सिक्योरिटी उनको अवेल नहीं हुई, है ना, तो उसमें नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा फूड सिक्योरिटी में, तो वो उसके चरम स्तर तक जा चुके हैं। और यहां पर इस रिपोर्ट में यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि कोविड-19 के कारण और क्लाइमेट चेंज के कारण जो आपका एक्यूट हंगर है ना, उसमें जो है हर मिनट 11 लोगों के मरने की संभावना है। और इसमें सबसे बड़ा फर्क भारत को भी पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है, तो यहां पर इतने ज्यादा गरीब भी है। इसके बाद बताया जा रहा है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इस बार 2021 का, उसमें हमारी 101 पोजीशन है 116 देशों में। इसका मतलब ये कि सिर्फ 15 देशों की स्थिति हमारे से खराब है, तो हम 16वें नंबर के सबसे खराब देश हैं इस संदर्भ में। तो भारत को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहां पर क्या जो है इनिशिएटिव्स लिए गए, तो बहुत सारे हैं, मिड डे मील स्कीम है ना, पोषण अभियान है, बायो फोर्टिफिकेशन है ना, ये सब चीजें हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एनएफएसए है जो आपका, इसमें जो है फूड की जो आपकी प्रोडक्टिविटी उसको भी एनहांस करना है, टारगेट किया जा रहा है ना। सीरियल्स, पल्सेस, ये आप लोगों को पता होगा, जीरो हंगर प्रोग्राम है ना, यहाँ पर जो है हंगर को जीरो तक जो है रिड्यूस करना है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जो है कुछ और भी इनिशिएटिव्स स्टेट लेवल में लिए गए हैं, जैसे इंदिरा रसोई योजना है राजस्थान की, कुक्ड फूड आइटम्स को जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल कॉस्ट में प्रोवाइड किया जाता है। तमिलनाडु की अम्मा जो है उनावगम जो आपकी स्कीम है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो वो भी जो है इरेडिकेट कर रही है हंगर की प्रॉब्लम को स्ट्रीट्स वगैरह में। उसके बाद अक्षय पात्र एनजीओ है आपका, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे पॉइंट आपके पास होने चाहिए, हमेशा यूज में आएंगे आपके, है ना। तो वो भी न्यूट्रिशनल डाइट जो है वो जो आपके नीडी पीपल होते हैं, हंग्री पीपल, उनको जो है प्रोवाइड करती है। इसके बाद मिड डे मील स्कीम बताया मैंने, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तभी तो जो है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। इसके बाद बताया जा रहा है कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो जैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जीरो हंगर, किसके द्वारा, जो आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। उसके बाद जीरो हंगर चैलेंज जो है वो एफएओ के द्वारा चलाया जा रहा है। एसडीजी के अंतर्गत देखें तो तीसरा नंबर का जो गोल है आपका, उसमें लिखा गया है कि एंड द प्रिवेंटेबल डेथ ऑफ न्यू बॉर्न, जो आपके चिल्ड्रन है अंडर 5 की एज में, और जो न्यू नटाल मॉर्टेलिटी उसको रिड्यूस करना है, कब तक, 2030 तक, है ना। एसडीजी जो 17 के 17 पूरे याद होने चाहिए हमको, ठीक है ना, याद करने नहीं बैठना हमको, वहां पर आप हिसाब से लगा लीजिए क्लाइमेट से कौन रिलेटेड है, पॉवर्टी से कौन है, एजुकेशन से कौन है, जेंडर इक्वालिटी से कौन है, ये सब आप जो है वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट से कौन है, ये सब आप जो है एक जगह करके लिख के रख सकते हैं। इसको हम आंसर में यूज करते हैं। इसके बाद बताया जा रहा है कि क्या है वे फॉरवर्ड, तो सीधी बात है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो स्कीम्स है, जैसे मनरेगा वगैरह हो गया, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, इससे जो है आपका जो है प्रोडक्ट
प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि एक जगह एक ही तरीके की कृषि करने से उस जमीन से एक तरीके के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सट्रैक्ट होते हैं। पंजाब हरियाणा की स्थिति देख लीजिए आप, ठीक है। अब सैचुरेशन आ जाता है वहां पर, ठीक है ना, सैचुरेशन आ जाता है। अब उससे क्या होता है, वहां पर सॉइल का डिग्रेडेशन होता है, तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है नेगेटिव हो जाती है वहां पर, है ना, उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। उसके बाद जेंडर इक्वालिटी को जो है यहां पर फोस्टर करने की जरूरत है, प्रोत्साहन देने की जरूरत है, क्योंकि महिलाओं को भी इक्वल राइट्स है ना, जो एक्सेसिबिलिटी है फूड की संदर्भ में उसके बारे में बताया जा रहा है कि उनका भी जो इक्वल राइट्स है। देखिए इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल समझिए कि घर में जैसे माता जी लोग होती हैं, मम्मा लोग होती हैं, तो वो बेचारी वो दिन भर काम भी करती हैं और खाने वाने के लिए कभी भी जो इतना कॉन्शियस नहीं रहती है ना, कि उनको प्रोटीन चाहिए, वो चाहिए, और मानसिक रूप से इतनी सक्षम होते हैं वो लोग कि उनको किसी तरीके के बेचारों को कमजोरी भी नहीं लगती, आप समझिए, है ना। तो वो भी आपकी ना एक इंटीग्रिटी की चीज है ना। उतना त्याग जो है अब आज की जनरेशन में नहीं देखा जाता हम लोगों के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो है जब उनको भी इक्वल राइट्स दिया जाएगा तब हेल्थ स्टैंडर्ड सुधरेगा। इसको फिर से वहीं से आप जोड़िएगा, क्योंकि महिला ही तो है जो इस संसार का जनन कर रही, संतति को जन्म दे रही है। तो जब महिला ही हमारे यहाँ 50% वुमेन जो है एनीमिक है, फिर आप बोलते हैं कि देश की हेल्थ ठीक करेंगे, कैसे करेंगे, हर दूसरी महिला तो है एनीमिक। पहले आप उन पर तो ध्यान दीजिए। और ये बिल्कुल सही बात है, स्टीरियोटाइपिंग है हमारे यहाँ कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। अब इसको कोई पर्सनल वे में नहीं लेना है, मैंने बोला कि जब भी कंक्लूजन अपन ड्रॉ करेंगे मेजॉरिटी से करेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे की ओर देखेंगे हम लोग, और ये सब एग्जांपल आप अपने घर में देख सकते हैं, सारा सोशल इशू, है ना। किताबों से सिर्फ हम चीजों को देखते हैं, सीखते और समझते हैं हम अपने व्यवहारिक इंपेरिकल मेथड से, अनुभवात्मक जो है आपकी विधि से। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब वही जो प्रॉब्लम ऊपर में हमने बताया उसी को हम बता देंगे कि उसको कम कर लीजिए। जैसे आपका रिड्यूस करिए डिजास्टर के रिस्क को, है ना, उससे भी जो है आपका क्या होगा, इससे आपका एंश्योर होगा फूड सिक्योरिटी वगैरह, ठीक है। इसके बाद बताया जा रहा है गवर्नमेंट को जो है हाइजीन और सैनिटेशन प्रोग्राम चलाना चाहिए। जैसे वॉश आपका एक स्कीम चलाया जाता है, किसके द्वारा चलाया जाता है ये पूछा है यूपीएससी ने, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डिसीज का बर्डन कम होगा व्यक्ति के ऊपर। अब आप वहां से कनेक्ट करिएगा जो मैंने आपको शुरू में बताया था। इसके बाद फूड वेस्टेज को कम करना है, इसके लिए कोल्ड चेन स्कीम है, जो आपका मेगा फूड पार्क स्कीम है, ये सब जो है वहां पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है। बायोफोर्टिफिकेशन है ना, तो इसमें क्या है, बायोफोर्टिफिकेशन वगैरह भी होता है। और इसमें क्या है कि अब आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे फूड आते हैं जिसमें कोई अलग से जो है विटामिन वगैरह होता है, प्रोटीन वगैरह, तो उसमें ऐड करके देते हैं हम, ठीक है ना। तो न्यूट्रिशनल वैल्यूज की बढ़ा देते हैं। उसके बाद फूड स्टोरेज सिस्टम को इंप्रूव करना चाहिए, नॉर्मल सी चीज है। और लोगों के बीच में अवेयरनेस भी बढ़ाने की जरूरत है सैनिटेशन के संदर्भ में, है ना। इसके बाद बताया जा रहा है कि जो अभी क्षेत्रीय भिन्नताएं हमारे देश में बहुत ज्यादा मौजूद है। तो कुछ जो हमारे राज्य है बहुत ही गरीब है, इनको पहले गरीब या बीमारू राज्य बोला जाता था, अब हमारी सरकार ने इनका नाम दे दिया एस्पिरेशनल, आकांक्षी, है ना। तो आकांक्षी ये मतलब सबसे गरीब हमारा बिहार है, यूपी है, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी है ना। तो यहां पर जो है स्पेशल जो है फोकस करने की गवर्नमेंट को आवश्यकता है, ऐसा बताया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा, इसमें समर्थ की बात की जा रही है, ठीक है। ये जो आपका पूरा टॉपिक है इसमें समझिएगा कि जो मैंने शुरू में बताया बस उतना ही क्रक्स है कि सस्टेनेबल एग्रेरियन मिशन है आपका ऑन यूज ऑफ एग्रो जो रेसिड्यू है इन थर्मल पावर प्लांट्स। तो यहां पर जो है हमारे पावर सेक्रेटरी जो है उन्होंने रिव्यू किया है कि क्या स्टेटस है अभी बायोमास जो यूटिलाइजेशन किया जाना है, जो नोटिफाई किया था गवर्नमेंट ने, है ना, अक्टूबर में, कि भैया अब मैंडेट कर दिया है कि जो 5 से 10% है आप लोगों को वो बायोमास से जनरेट करना है, उसको यूज करना है थर्मल पावर प्लांट में। सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये स्टीयरिंग कमेटी को जो है वो चेयर कर रहे थे उसकी सेकंड मीटिंग को, उसमें जो है उन्होंने ये जो है वो आपका रिव्यू करने के लिए जो है ये आपकी मीटिंग बिठाया गया था कि क्या प्रगति हुई है वहां पर, क्या किया जा रहा है वहां पर। नॉर्मल सी चीज है। अब बैकग्राउंड देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक। अब तो इससे होना क्या है कि मैंने पहले ही बताया, पराली जलन दहन जो है वो कम हो जाएगा, उससे जो प्रदूषण वाली समस्या है वो कम हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां पर जो दूसरा पॉइंट लिखा गया है कि इससे क्या होगा, सीधी बात है कि अब प्रदूषण से जोड़ा आपने, तो जो आपका कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम किया जा सकेगा, ठीक है। इसके बाद जो है गवर्नमेंट ने और भी कई सारे इस तरीके के जो है नेशनल मिशन उठाए हैं, है ना, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि जो पहले इसको जो है जो एग्रो रेसिड्यू वगैरह होता है, कृषि अवशेष वगैरह या बायोमास बोल सकते हैं, बायोमास की डेफिनेशन बताइएगा, एनवायरमेंट में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो ये जो है आपका, इसको पहले वेस्ट प्रोडक्ट माना जाता था, अब ये आपका यूटिलिटी वाला प्रोडक्ट बन गया। कैसे, एक तो विन विन सिचुएशन, एक तरफ जीरो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करेंगे हम लोग देश के लिए, ठीक है। उसके बाद जो फार्मर्स हैं वो उनको बेचेंगे तो उनको आपको मिलेगा ना, एडिशनल इनकम मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तो यहां पर जो है वो बताया जा रहा है, ठीक है।
टॉरिफाइड और जो नॉन टॉरिफाइड बायोमास पैलेट्स में जो है जब बायोमास को वो बेचेंगे तो उसमें बदल के उसको यूज किया जाएगा, किसमें, थर्मल पावर प्लांट में इनपुट के रूप में। तो उनको जो है जब बेचेंगे तो उनको एक्स्ट्रा इनकम जो है प्राप्त होगी। इसी तरीके से तो हम किसानों की आय को दुगना कर पाएंगे। तो यहां पर बताया जा रहा है टॉरिफिकेशन क्या करता है। तो भैया इसमें जैसे मान लीजिए जो आपका वुड है या आपका ग्रेन है तो वहां पर पायरोलिसिस का माइल्ड फॉर्म यूज किया जाता है। टेंपरेचर उसमें 200 से 320 डिग्री के बीच में रहता है। पायरोलिसिस क्या होता है, इसमें क्या कचड़े वगैरह का दहन होता है क्या किसी चैम्बर में, बताइएगा। यूपीएससी ने फ्रेम किया इस स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है ये आपका। तो 200 से 320 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रहता है, ठीक है ना। ये आपकी बायोमास की प्रॉपर्टी को इस तरीके से चेंज कर देता है कि जो फ्यूल क्वालिटी जो जरूरत होती है कंबशन के लिए, गैसिफिकेशन एप्लीकेशन के लिए, तो उससे वो सिंक्रोनाइज हो जाता है। तो ये बायोमास जो है एक तरीके से इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स के रूप में हमको क्या कर सकता है, हमको हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने में ये अपना योगदान दे सकता है, ठीक है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि इसमें जो है मैंडेट किया गया था जो कोल बेस्ड आपके पावर प्लांट्स हैं, ठीक है। तो उसमें बताया गया कि जो आपका अक्टूबर 2021 में मैंडेट किया गया कि थर्मल पावर प्लांट में जो कंट्री में 5 से 10% बायोमास का यूज किया जाएगा, ठीक है ना, पावर प्रोडक्शन के लिए कोल के साथ साथ 5 से 10%। मैंने शुरू से बताया आपको। इसके बाद बताया जा रहा है कि इसमें जो क्या होगा, तो भैया सीधी बात है जो आपके फार्मर्स हैं उनकी इनकम बढ़ जाएगी और क्लीन एनर्जी जो है वो भी हम जो हमारा लक्ष्य है, जैसे मान लीजिए आईएनडीसी का लक्ष्य है तो उसको भी तो हमको पूरा करना है, तो उसमें भी ये आपकी योगदान देगा, ठीक है ना, सीधी बात है। तो वहां भी ये अपनी अहम भूमिका को क्या करेगा, उसका निर्वहन करेगा। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद हम आगे की ओर देखेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है इसमें एनडीआरएफ के बारे में बात है, ठीक है। तो ये सीधी बात है, अभी जो आपका इसका रेजिंग डे था, है ना, स्थापना दिवस 19 जनवरी को, तो उस दिन जो है प्रधानमंत्री जी ने जो है इनको बधाई वगैरह दी। तो बताया जा रहा है कि इसकी जो है एनडीएमए एक्ट कब लाया गया, तो पृष्ठभूमि बता रहे हैं कि 1919 में जो सुपर साइक्लोन आया उड़ीसा का, गुजरात का भुज वाला भूकंप जो है 2001, सुनामी जो है 2004 में आया, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत हमको आवश्यकता पड़ी कि भैया हम सिस्टमैटिक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान करें। उसी के अंतर्गत हम एक्ट लाएंगे और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को जो है वहां पर क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। इसी के तहत जो है अनुक्रिया बल जो है वहां पर रिस्पांस जो है आपकी फोर्स का भी गठन किया जाएगा, जिसको नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसका क्या पर्पस होगा, तो भैया सीधी बात है रिस्पांस करना। किसके लिए, स्पेशलाइज्ड है आपकी फोर्स है रिस्पांस करने के लिए, किसके खिलाफ, डिजास्टर, दोनों तरीके की, नेचुरल और मैनमेड दोनों, इसमें बायोलॉजिकल भी आ जाएगा, केमिकल भी आ जाएगा, सारी तरीके की डिजास्टर आ जाएंगी, ठीक है ना। तो यहां पर जो है ये मिनिमाइज करेगा फिर डैमेज को, है ना, ठीक है। अब यहां पर बताया जा रहा है इसका मोटो क्या है, तो सस्टेनेबल डिजास्टर रिस्पॉन्सिव सर्विस है, किसके अंतर्गत, प्रत्येक सर्कमस्टेंसेस के अंतर्गत, ठीक है। अब एनडीआरएफ का रोल क्या होगा, तो भैया रेस्क्यू करेगा, रिलीफ ऑपरेशंस करेगा, किसके दौरान, कैलामिटी के दौरान, नेचुरल हो, न्यूक्लियर हो, बायोलॉजिकल हो, केमिकल हो, डिजास्टर, है ना, सारे जो है आपकी आपदाओं के संदर्भ में, ठीक है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि इसको चेयरमैन कौन होते हैं एनडीआरएफ के, तो भैया प्रधानमंत्री होते हैं और ये फंक्शन करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। इसके बाद आगे की ओर देखेंगे हम लोग कौन सी फोर्स वगैरह के लोग इसमें जो है रहते हैं, सर्विस करते हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में। और पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो मैं पहले आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बता देता हूं, ठीक है, वहां से अपन समझेंगे। अब देखिए यहां पर फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो जो आपकी दीपक मोहंती एक कमेटी बनाई गई थी, आरबीआई ने गठित की थी, तो उन्होंने बोला था कि भैया फाइनेंशियल इंक्लूजन सबसे पहले आप वुमेन एम्पावरमेंट करो, उसके अंतर्गत जो है सुकन्या शिक्षा योजना लाए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला लिंक करो आप आधार को, किससे, सेविंग अकाउंट से, उससे आपके पास डेटा आएगा, ठीक है ना, और उससे इंक्लूजन भी होगा। उसके बाद बताया गया गवर्नमेंट टू पब्लिक सोशल ट्रांसफर बाय डिजिटल, ठीक, ये बोला गया। उसके बाद मोबाइल बैंकिंग की उन्होंने दिया वहां पर सुझाव। उसके बाद एग्रीकल्चरल रिलेटेड उन्होंने कुछ सुझाव दिए, जैसे लोन वेवर जो है खत्म करो, उनके विरोध में थे, उन्होंने बोला उसके अंतर्गत आप एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस करो, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, लेकिन लोन वेवर तो हमारे यहाँ जो पॉपुलिस्ट अप्रोच के अंतर्गत चुनाव आता है और वेवर जो है वहां पर लोन वेवर वगैरह किया जाता है ना, लोन माफ किया जाता है, कर्जवर, वो एक अलग चीज है। उसके बाद एमएसएमई सेक्टर में भी जो है ध्यान देने के लिए इन्होंने बोला था और फाइनेंशियल लिटरेसी की बात की थी। ऐसा क्यों जरूरत था, क्योंकि जो देश के 67% हाउस होल्ड थे उनका मंथली इनकम जो है 10,000 रुपए से कम था। ऐसा लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट थी, 5th एनुअल जो आपकी
एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट जो सर्वे आया था, तो रूरल का फिगर वहां पर 77% था, अर्बन का 45% था, ठीक है। और दमन और दीव में जो है 100% लोगों के पास सेविंग अकाउंट था, लेकिन ये पूरे देश में आप देखेंगे तो 67% की जो लोग, अब बहुत कम लोगों के पास था वहां पर आपका बैंक अकाउंट वगैरह। लोएस्ट जो सेविंग अकाउंट था वो आपका नागालैंड में था, ठीक है ना। ये वित्तीय समावेशन के बारे में बात कर लिया हम लोगों ने। अब देखिए पेमेंट बैंक के बारे में अपन समझते हैं, तो पेमेंट बैंक भी जो लाया गया वो एक कमेटी की रिकमेंडेशन में लाया गया जिसका नाम था आपका नचिकेत मोर कमेटी। अब नचिकेत मोर कमेटी जो है 2014 नवंबर में इसने जो है अपनी सुझाव दिए और बोला भैया कि आप जो है अब आपको क्या करना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो जो आपके नॉन बैंकिंग वाले जो आपके क्षेत्र हैं जहां पर कोई बैंक की जो है उपलब्धता नहीं है, अनबैंक्ड एरिया में आप 25%, मतलब आप मैंडेटरी कर दो कि 100 में से जो 25 ब्रांच है ना, वो आपकी इस तरीके की क्या करेंगे, खोली जाएंगी। यहां पर एफडीआई की परमिशन है, बिल्कुल है, एफडीआई परमिट है यहां पर 74% और भारतीय नागरिक वहां पर 56%, 26% कर सकते हैं, 74% तक एफडीआई की बात है, तो बचा हुआ 26% है जो आपका मिनिमम जो है भारतीय नागरिक को करना पड़ेगा। अभी तक जो है पेमेंट बैंक बहुत सारे को मान्यता मिल गई, जैसे एयरटेल है, पेटीएम है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट है, उसी के बारे में ये आपका क्या है ये न्यूज है। और वो वहां पर जो है पूरी इक्विटी भारत का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ना, भारत का पहला पेमेंट बैंक वही है। अब इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स बनाई गई होंगी, तो बोला गया भैया पहले आप 100 करोड़ तो मिनिमम कैपिटल है इसमें 75% जो निवेश होगा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होगा, 25% जो है दूसरे बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, लोन नहीं देगा, इसलिए एनपीए की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एनपीए की समस्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर सिक्योरिटीज का मतलब, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट में दो चीजें होती है, एक तो मनी मार्केट होता है आपका और एक कैपिटल मार्केट होता है। मनी मार्केट का मतलब 364 दिन तक के लिए, और अगर 364 डेज से ज्यादा है तो वो जो है कैपिटल मार्केट बोला जाता है, उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं। मनी मार्केट के अंदर आप ट्रेजरी बिल वगैरह को रख सकते हैं और यही ट्रेजरी बिल में निवेश कर सकते हैं पेमेंट बैंक। तो इतनी ही चीजें जानना है हमको। ये एटीएम और डेबिट कार्ड जो है जारी कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे की ओर देखेंगे, है ना। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, ठीक है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि अभी जो आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है वो इस्टेब्लिश किया गया था, किसके अंतर्गत, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का। 100% इक्विटी ओन करता है, कौन करता है बताइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। नॉर्मल सी चीज है यहां पर जो बताया जा रहा है। इसके बाद क्या बताया जा रहा है यहां पे कि ये जो है इसका जो लॉन्च किया गया था तो 2018 में 1 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था। अब ये जो बैंक जो है सेटअप किया गया, इसका विजन क्या है, तो भैया फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक्सेसिबल बनाना है, अफोर्डेबल बनाना है इसको, है ना। मतलब किसके लिए, कॉमन मैन के लिए, एक ट्रस्टेड बैंक के रूप में, है ना। फंडामेंटल जो यहां पर मैंडेट किया गया है, तो जो भी आपके बैरियर्स हैं, अनबैंक्ड एरिया, अंडर बैंक्ड एरिया, तो वहां पर रीच जो है बैंकिंग सिस्टम का होना चाहिए, है ना। वहां पर लेवरेज वगैरह जो है लास्ट माइल तक पहुंचना चाहिए, ये यहां पर बताया जा रहा है। नॉर्मल सी चीज है। अब इसके बाद समझिए यहां पर क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहां पर कि जो आईपीबी है आपका, है ना, आईपीपीबी वो कमिटेड है किसमें, तो भैया जो लेस कैश इकोनॉमी में जो है आपको वो फिलिप का काम करेगा, एक तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा। विजन जो हमारा डिजिटल इंडिया, नॉर्मल से पॉइंट्स हैं ये आपके, ठीक है। तो यहां पर सभी सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि वो फाइनेंशियली जो है सिक्योर हो सके और एम्पावर्ड भी हो सके, ठीक। इसके बाद यहां पर आप देखिए जो फंक्शंस बताए जा रहे हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के, तो एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिट, रेमिटेंसेस सर्विस, मोबाइल बैंकिंग, मैंने सारी चीजें बता दी है। मिनिमम जो मैक्सिमम लिमिट है यहां पर डिपॉजिट की, सेविंग और करंट अकाउंट की, वो 2 लाख है। कितनी है, 2 लाख है। इसके बाद बताया जा रहा है कि ये लोन नहीं दे सकते किसी भी फॉर्म में, ठीक बात है। अब यहां पर जो है क्रेडिट कार्ड जो है ये नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, ये मैंने पहले बता दिया, ठीक है। अब ये जो सेटअप किया गया था नचिकेत मोर कमेटी, सारी चीजें मैंने बता दिया है ना। यहां पर आप इसको देख जाइएगा और याद रखिएगा यहां पर एनआरआई के डिपॉजिट जो है ये लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और टाइम डिपॉजिट जैसे एफडी वगैरह है वो यहां पर नहीं लिया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम आगे की ओर देखेंगे और जो नेक्स्ट हमारा जो फेज है वो रिलेटेड है एमसीक्यू से। पहला जो आपका एमसीक्यू यहां पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो पहला ये कि जो रिफ्लेशन है वो डेलिबरेट एक्शन है गवर्नमेंट का इंक्रीज करने के लिए रेट ऑफ इन्फ्लेशन को, ताकि इकोनॉमी को स्टिमुलेट किया जा सके, है ना, डिमांड को बढ़ाया जा सके। तो पहला ठीक है। इसके बाद जो स्टैगफ्लेशन है वो क्या है, 2 शब्दों से बना, स्टैग और इन्फ्लेशन। तो इसमें क्या है, स्टैग्नेशन भी होता है और इन्फ्लेशन, दोनों जो है को एग्जिस्टेंस होता है, बिल्कुल ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी। तीसरा ये डिफ्लेशन, डिफ्लेशन क्या है,
तो परसिस्टेंट और आपका एप्रिशिएबल फॉल इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस, ये भी सही है आपका। लास्ट वन है डिसइंफ्लेशन का मतलब ये कि स्लोवर रेट हो जाता है, इन्फ्लेशन का जो है वो बहुत कम रेट हो जाता है, ये घातक है इकोनॉमी के लिए। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट सही है। और पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा, तो कोई भी गलत नहीं है भाई साहब, इसका आंसर आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है आपका कि जो सिल्वर लाइन परियोजना किस राज्य से रिलेटेड है, तो भैया केरला से रिलेटेड है। इसको हमने पहले भी अपनी सीरीज में जो है वो कवर किया था, है ना, बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में क्या था, है ना। और इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।